और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तो देखते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो साधारण वाक्य यहाँ दिया हुआ है, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, ठीक है, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ये सेकंड नंबर है। और थर्ड है संयुक्त वाक्य। ठीक, अब देखिए साधारण वाक्य क्या होता है। साधारण वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जहां पर एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे नीता खाना बना रही है, या नीता का ना तो किसी से कंपैरिजन हो रहा है कोई, ना नीता के साथ कुछ और जोड़ा जा रहा है, केवल जो काम किया जा रहा है नीता के द्वारा किया जा रहा है और नीता उस काम को कंप्लीट कर रही है। यानी नीता खाना बना रही है, मोहन गाना गा रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे सेंटेंस हो गए? ये साधारण वाक्य हो गए। इंग्लिश में आप लोगों ने क्लॉज पढ़े होंगे, है ना? क्लॉज पढ़े होंगे ना, वहां इंग्लिश में क्लॉज होते हैं और यहाँ वाक्य। ठीक है, तो बस उसी से कंपैरिजन करते करते चलेंगे आप लोग, तो बहुत इजी हो जाएगा करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है हमारा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, यानी एक तो प्रधान वाक्य हो जिस पर डिपेंड कर रहा है पूरा सेंटेंस, और जो बाकी का वाक्य हो, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो क्या होगा? वो होगा हमारा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? उसको हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, तो गांधी जी का क्या हो गया यहाँ पर? किसने कहा? गांधी जी ने कहा। तो इसमें जो प्रधान उपवाक्य हो गया वो क्या हो गया? गांधी जी। क्या हुआ इसमें? गांधी जी, है ना। और बाकी का जो वाक्य हो गया वो आश्रित उपवाक्य हो गया। तो दो वाक्यों से मिलकर बना हुआ है ना ये वाक्य, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको मिश्रित वाक्य बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा गंगा साफ रखो। ठीक है, उन्होंने गंगा साफ अभियान चलाया था, तो हम ये कह सकते हैं मोदी जी ने कहा गंगा साफ रखो। तो कैसे वाक्य हो गए यहाँ पर? दो मिश्रित वाक्य हो गए। की, यहाँ पर की और लगाएंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले वाक्य में क्या देखेंगे? इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है, यानी जो निर्णय करते हैं, बात को बोलने वाला जो निर्णय लेता है या जो निर्णय करता है वो हमारा प्रधान उपवाक्य होता है, और बाकी का जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब आश्रित उपवाक्य में देखिए क्या है। पहला प्रधान उपवाक्य जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो, यानी जिस जिस जो बात को बोल रहा है उसका कुछ उद्देश्य हो कहने का, और जो उद्देश्यपूर्ण बात को कह रहा है वो क्या होगा? वो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में, यानी जो हमने अभी वाक्य ऊपर पढ़ा था कि गांधी जी ने कहा, है ना, क्या पढ़ा था हमने? गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो गांधी जी ने कहा क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम गांधी जी को मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा वो मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। भाई किसने कहा? मोदी जी ने कहा। तो मोदी जी क्या हो गए यहाँ पर? प्रधान या मुख्य उद्देश्य हो गए। बाकी का सेंटेंस जो हो गया वो आश्रित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट होता है आश्रित उपवाक्य, जिसके बारे में हमें अभी बात कर रहे थे। प्रधान उपवाक्य सबको पता चल गया कि जब कोई भी व्यक्ति जिस बात को कहता है वो उसके लिए प्रधान हो जाता है, यानी मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, अब आता है आश्रित उपवाक्य, यानी प्रधान उपवाक्य के ऊपर जो वाक्य डिपेंड करता है उसके बगैर वो पूरा नहीं हो सकता। जब तक प्रधान उपवाक्य नहीं होगा तब तक आश्रित वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता, तब हम उसे क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे क्या था?
मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अब कि अच्छे दिन आएंगे, अगर हम खाली इस सेंटेंस को बोले कि अच्छे दिन आएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, यानी ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये कहने वाले के ऊपर डिपेंड है। जब तक कहने वाले का नाम नहीं लिया जाएगा या ये नहीं बताया जाएगा कि किसने बोला, तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए इस सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इस सेंटेंस को हम आश्रित उपवाक्य बोल सकते हैं। इससे पहले वाला सेंटेंस था कि गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो की सदा सत्य बोलो, भाई की सदा सत्य बोलो क्या हो गया, की सदा सत्य बोलो हो गया आश्रित उपवाक्य। क्यों, क्योंकि किसी ने तो कहा है ऐसा, अगर कहने वाले का नाम नहीं मालूम है तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ये तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये कहने वाले के ऊपर डिपेंड हो गया, यानी मुख्य उद्देश्य के ऊपर सेंटेंस डिपेंड हो गया। इसीलिए जो आश्रित उपवाक्य है वो कैसा उपवाक्य हो जाएगा, कौन सा उपवाक्य हो जाएगा, कि सदा सत्य बोलो, ये हो जाएगा हमारा आश्रित उपवाक्य। अब आता है आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। चलिए, जो पहला उपवाक्य है वो है संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है, यानी प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा लिखी जाती है उसकी जगह पर जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हो तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ प्राय किससे होता है, की शब्द से होता है ना। उक्त वाक्य में की आया था दोनों में, है ना, मोदी जी ने कहा कि, गांधी जी ने कहा कि, तो जो वाक्य होगा उसका प्रारंभ किससे होगा, की से होगा, है ना। और जब किसी भी वाक्य का प्रारंभ की से होगा तो वो क्या कहलाएंगे, वो संज्ञा उपवाक्य कहलाएंगे। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा था आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य पहला भेद है इसका। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये की से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, तो ये जो सेंटेंस है की के बाद वाला, ये कैसा वाक्य हो गया, संज्ञा उपवाक्य। क्यों, क्योंकि ये भी की से जुड़ा हुआ है ना। एक और देखिए उदाहरण, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, बार बार यही गांधी जी आए जा रहे हैं क्योंकि गांधी जी ने कुछ ज्यादा ही सदा सत्य बोलने के लिए कह दिया है ना। तो देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो ये जो सदा सत्य बोलो वाला सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, बाकी सेंटेंस से, ये की से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो सदा सत्य बोलो है वो कैसा उपवाक्य हो जाएगा, वो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, चले समझ में आ गया सबको कि संज्ञा उपवाक्य क्या है, किसके अंदर आता है, आश्रित उपवाक्य का पहला भेद है ये। नेक्स्ट देखिए, विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, विशेषण तो हमने सबने पढ़ा है, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, है ना। यहाँ पर भी सेम होगा, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बतलाए, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको हम बोलेंगे विशेषण उपवाक्य। ठीक है, और ये जो विशेषण उपवाक्य होते हैं इनके कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर वाक्य में ये कौन सा उपवाक्य है। तो इनके टैग वर्ड्स क्या है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके। जब भी सेंटेंस में ये वर्ड आपको मिलेंगे तो आप क्या बोलोगे, आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब थोड़े से एग्जाम्पल देखें इसके। देखिए, पहला जो लिखा है एग्जाम्पल, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, यानी ये सेंटेंस भी जो से स्टार्ट हुआ, ये सेंटेंस भी जो से स्टार्ट हुआ। तो जब कोई भी सेंटेंस जहां पर जो पहले आ गया तो वो वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, केवल उतना वाला सेंटेंस विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। पहले वाले सेंटेंस में विशेषण उपवाक्य क्या हो जाएगा, जो विद्वान होते हैं, ये विशेषता बताई जा रही है ना, किसकी विशेषता बताई जा रही है, उन जिसका कोई आदर करता है, किसका कोई आदर करता है, जो विद्वान होते हैं। तो जो विद्वान होते हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, वह आदमी जो कल आया था,
आज भी आया है। तो यहाँ पर भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? जो से स्टार्ट हुआ, है ना। और जो के बाद वाला जो सेंटेंस है कॉमा तक क्या हो जाएगा? ये विशेषण। किसकी विशेषता बताई जा रही है? उस आदमी की विशेषता बताई जा रही है जो कल आया था ना, आज भी आया है। नेक्स्ट देखिए, यह वही लड़की है जो कक्षा में प्रथम, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था, या जिसने, यहाँ पर जो की जगह हम कर सकते हैं जिसने, जिसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो सेंटेंस जहां पर भी जिसने लगा होता है या जिसका जिसकी, जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको, तो जिसने आया यहाँ पर, तो सेंटेंस जिसने वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। जिसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, उस लड़की की क्वालिटी बताई जा रही है। क्या क्वालिटी बताई जा रही है? कि उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो कैसा उपवाक्य है ये? विशेषण उपवाक्य। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण सभी जानते हो, है ना। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, अब क्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब होता है कार्य, मतलब जो भी हमने कार्य किया है। अब कार्य की विशेषता को बताने वाले अगर सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो देखिए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता तो है, दौड़ता क्या है? क्रिया है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये किसकी विशेषता बताई गई? यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई ना, तो क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य किस प्रकार के होते हैं। चलिए, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाए, यानी जो प्रधान उपवाक्य जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, यानी जो हमारा कर्ता है ना, उसकी जो विशेषता को बताए, वो क्या होगा? या उसकी सूचना दे दे, और उस पर कौन सा सेंटेंस डिपेंड करेगा? उस पर वो सेंटेंस डिपेंड करेगा जो बाद में लिखा हुआ है, यानी आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य किससे स्टार्ट होते हैं? यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब। तो ये जो है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य के टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे। जो भी टैग वर्ड्स यहाँ बताए हैं ना तीनों में, केवल उन टैग वर्ड्स को याद करने से ही हम तीनों सेंटेंसेस को बता सकते हैं कि कौन सा वाला सेंटेंस क्या है। ठीक है, अब जहां पर भी हमें ये टैग वर्ड मिलेंगे उस सेंटेंस को हम बता पाएंगे वो क्या है? वो क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला उपवाक्य है। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, है ना। अगर राम परिश्रम करता, यानी राम ने अगर परिश्रम नहीं किया तो वो उत्तीर्ण हुआ नहीं है। लेकिन क्या कहा जा रहा है? यदि राम परिश्रम करता, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गया? यदि से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कैसा सेंटेंस हो गया? ये क्रिया विशेषण। ठीक है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? परिश्रम की और उत्तीर्ण होने की, यानी उत्तीर्ण कब होता? जब वो परिश्रम करता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, यानी मेढक कब बोलते हैं? कब बोलते हैं मेढक? जब पानी बरसता है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? मेढकों के बोलने की विशेषता, है ना। कब? पानी के बरसने पर। तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण। और कैसे पहचानेंगे इसको? यहाँ पर जब लिखा हुआ है, यहाँ पर तब लिखा हुआ है, इससे भी हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें टैग वर्ड्स याद है। यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब और तब, जहां भी लिखे होंगे वो कैसे शब्द होंगे? वो कैसे वाक्य होंगे? वो क्रिया विशेषण वाक्य होंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। ठीक है, इस वाक्य में तो क्या है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये यदि से स्टार्ट हो रहा है वाक्य। ठीक है, तो कैसा वाक्य है? देखते पता चल गया कि क्रिया विशेषण है। और क्या लिखा हुआ है? कब उत्तीर्ण होता वो? अगर वो मेहनत करता, यानी मेहनत नहीं करी इसलिए वो भी उत्तीर्ण नहीं हुआ। ठीक है, चले आगे। क्रिया विशेषण क्लियर हो गया सबको, है ना। चलिए, अब है हमारा लास्ट जो वाक्य हमने 3 बताए थे आपको,
सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ये तीसरा पार्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। क्या है संयुक्त वाक्य? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य, ठीक है, या फिर समानाधिकरण उपवाक्य। ये समानाधिकरण उपवाक्य क्या है? इसका मतलब है कि सेंटेंस में जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं उनका सबका अपना अपना अधिकार समान है, यानी कोई भी आश्रित नहीं है, कोई भी प्रमुख नहीं है, ठीक है। तो समान अधिकार रखने वाले उपवाक्य का मतलब है इससे, ठीक है। किसी संयोजक शब्द, यानी अब ये शब्द किससे जुड़ते हैं? तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः। तो ये क्या है? ये सब इनके टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो सबसे पहले याद रखेंगे किन शब्दों से जुड़ते हैं? तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि और अतः से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। देखिए, भरत आया एक सेंटेंस हो गया, भूपेंद्र चला गया दूसरा सेंटेंस हो गया। क्या ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं? क्या पहले वाला दूसरे पर या दूसरे वाला पहले पर आश्रित है? नहीं है। भरत आया तो वो आया, और भूपेंद्र चला गया तो वो चला गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। भाई अलग अलग है दोनों, दोनों का समान अधिकार है, किसी का कम नहीं, किसी का ज्यादा नहीं। और दूसरा, ये किससे जुड़े हुए हैं? किंतु से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। नेक्स्ट देखिए, मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये यहाँ पर अतः से जुड़े हुए हैं दोनों वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेरे पैर पर लग गई और दर्द होने लगा। तो सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं? और से जुड़े हुए हैं। तो जहां पर भी ये टैग वर्ड मिलेंगे हम क्या कहेंगे उनको? वो कैसे वाक्य हो जाते हैं? संयुक्त वाक्य। तो आज जो हमारा वाक्य यहाँ नीचे लिखा हुआ समानाधिकरण उपवाक्य, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि समानाधिकरण उपवाक्य क्या होता है। ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो, यानी कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, दोनों का वाक्य पर समान अधिकार है। उन शब्दों, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? उन वाक्यों को हम समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को वाक्य विचार क्लियर हुआ कि नहीं। इसके बाद हम इसी की क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे और ऐसे प्रश्न उसमें लाएंगे जो हमेशा पेपर्स में या आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे हम इसकी क्वेश्चन सीरीज के साथ। चलिए।